प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 5वें चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले 4th लेक्चर में हमने दो कोशिका अंगकों यानी अंतर्द्रव्य जालिका और गाल्जी उपकरण के बारे में पढ़ लिया था। आज इस लेक्चर में हम अन्य कोशिका अंगक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रिक्तिका यानी रसधानियों के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर इन सभी टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को समझने के लिए ये एक पादप कोशिका का चित्र देखिए आप कि यहाँ पर एक बोल टाइप की सी संरचना आपको दिखाई दे रही है। वास्तव में एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और इसके अंदर जो है पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक। और ये एंजाइम आते कहाँ से हैं? जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो इन एंजाइमों को बनाती है और वो किस में आ जाते हैं? इस लाइसोसोम में आ जाते हैं। तो अब इस लाइसोसोम का काम क्या है? ये वास्तव में कोशिका का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको निपटाने वाला तंत्र है ये, ठीक है। यानी कोशिका के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको कौन निपटाता है? लाइसोसोम निपटाता है। कि कोशिका के अंगक के जो टूटे फूटे भाग होते हैं वो लाइसोसोम में आ जाते हैं और लाइसोसोम जो है इसको क्या करते हैं कि इन एंजाइमों के हेल्प से उन टूटे फूटे भागों को पाचित कर देता है और उससे कोशिका जो है वो एकदम से साफ हो जाती है। अब कोशिका के टूटे फूटे भागों के अलावा अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाता है या भोजन या कोई पुराना अंगक जो है वो भी अगर यहाँ पर है तो वो भी लाइसोसोम में आ जाता है, जहाँ पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक। और छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों टूट जाते हैं? ये इसके अंदर जो ये एंजाइम होते हैं ये काफी शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, ठीक है। शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो इन सभी पदार्थों को जो है सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और कोशिका को साफ करते हैं। अब देखिए कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें पता है कि कोशिका के अंदर जो है चयापचय क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म या चयापचय क्या होता है कि भोजन को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया है ना उसको चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उसमें कई बार क्या है कि कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ व्यवधान आ जाता है जिसके कारण जो है कोशिका या तो क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है। अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें कि कोशिका मृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है तब ये लाइसोसोम फट जाता है। अगर लाइसोसोम फट गया तो इसके जो एंजाइम है वो क्या करेंगे? ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, ठीक है। ये अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो देखिए कि लाइसोसोम के बारे में जो मैंने अभी आपको बातें बताई उसको जस्ट एक मिनट में फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि लाइसोसोम की संरचना कैसी है कि झिल्ली से घिरी हुई संरचना है और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम कहाँ से आते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका से आते हैं। फिर इसका काम क्या है? इसका काम है कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचित करना, बैक्टीरिया और भोजन तथा पुराने अंगक जो है उनको जो है पाचित करना और कोशिका को साफ करना जो इसका काम है। और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई वो क्या है कि जब चयापचय क्रिया के कारण में व्यवधान के कारण अगर कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है उस समय लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके जो पाचक एंजाइम जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कह देते हैं। अब आइए मैं आपको अगले कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को शुद्ध हिंदी में हम कणाभ सूत्र कहते हैं और इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आजकल जो है इसका इंग्लिश नेम जो है माइटोकॉन्ड्रिया एज इट इज हिंदी में चलता है, इसलिए आप इसके दोनों नाम याद रखेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। इसके लिए आप ये कोशिका का चित्र देखिए। इस कोशिका के चित्र में ये जो इस टाइप की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये वास्तव में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है।
और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है ये जानने से पहले ये देखिए कि इसका काम क्या है। इसको हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी के रूप में कोशिका के लिए क्या पैदा करता है? ऊर्जा पैदा करता है। ठीक, तो ये एटीपी क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक, और इसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो एटीपी वास्तव में कोशिका की ऊर्जा ही होती है। ठीक है, और जब भी शरीर में कोई भी नए रासायनिक यौगिक बनाने हो या कोई भी यांत्रिक कार्य करना हो तो जो एटीपी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो ऊर्जा संचित होती है, उसी का ही यूज किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है। अब देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर ये जो छोटा सा चित्र था ना, इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है। अगर यहाँ से हम देखें ना तो इसकी दो लेयर होती है, दो झिल्लियां होती है। ठीक, एक तो बाहरी झिल्ली और दूसरी है इसकी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आपको बाहर की साइड जो दिखाई दे रही है ना, ये इसकी बाहरी झिल्ली है। ठीक, ये क्या है? बाहरी झिल्ली है इसकी। और ये जो अंदर की तरफ आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वास्तव में इसकी आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली है। अब इन दोनों झिल्लियों की खास बात मैं आपको बताता हूं कि बाहरी झिल्ली जो होती है ना, ये चिकनी होती है और ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बराबर मात्रा की बनी होती है और ये कुछ पोषक तत्वों के अणुओं, आयनों और ऊर्जा एटीपी और एडीपी के अणुओं को अपने अंदर से पास हो जाने देती है। कैसे पास होने देती है कि अगर हम झिल्ली जो बाहरी झिल्ली है उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें ना, तो इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ठीक है, इन सुराख की वजह से, इस पोर्सेस की वजह से जो है ये पोषक तत्वों के अणुओं, आयनों और ऊर्जा में एटीपी एडीपी अणुओं को जो है अपने अंदर से आसानी से पार हो जाने देती है। और यदि हम आंतरिक झिल्ली की बात करें ना, तो इसकी संरचना थोड़ी सी जटिल होती है। ठीक, और इसमें देखिए कि ये वलय के रूप में इस तरह से मुड़ी तुड़ी हुई सी है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसका एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ेगा तो क्या है कि जो एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाएं जो है उसको ज्यादा क्षेत्र जो है यहाँ पर बड़ा मिल जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें तो ये जो भीतर वाली झिल्ली है ये थोड़ी सी सख्त होती है और ये केवल ऑक्सीजन और एटीपी के लिए ही पारगम्य है। सिर्फ ये चीजें इसके अंदर से पार हो सकती हैं, बाकी चीजें इसके अंदर से पार नहीं होगी। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया या कणाभ सूत्र, जिसको हमने देखा कि ये क्या है। कणाभ सूत्र या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस है, क्योंकि ये एटीपी के रूप में जो है कोशिका की ऊर्जा पैदा करता है, जिसको हम नए रासायनिक यौगिक बनाने में और यांत्रिक कार्य में जो है, जो एटीपी के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है उसी का यूज करते हैं। दूसरा, हमने इसकी संरचना देखी कि इसमें दो तरह की झिल्लियां होती हैं और ये किस किस की बनी होती है ये भी हमने देखा। ठीक है, तो अब देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अगला कोशिकांगक, प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड या लवक जो है सिर्फ आपको पादप कोशिकाओं में ही मिलेगा और सामान्यतः जो जंतु कोशिकाएं होती है उसमें आपको प्लास्टिड्स या लवक नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब इसके कलर के आधार पर जो है ये दो टाइप के प्लास्टिड्स हम बांटते हैं। एक तो होता है श्वेत या रंगहीन, ठीक, लवक होते हैं। दूसरे होते हैं रंगीन लवक होते हैं, रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड। ठीक, तो जो रंगीन प्लास्टिड्स होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ठीक, और जो श्वेत या रंगहीन होते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, अब देखिए कि रंगीन प्लास्टिड्स को वैसे हम
क्या नाम देते हैं, क्रोमोप्लास्ट देते हैं। लेकिन जो हरा लवक जो होता है ना, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये जो नाम है ना क्लोरोप्लास्ट, हरे प्लास्टिड का, ये इतना पॉपुलर है कि कुछ एक बुक्स में जो है प्लास्टिड या लवक के 3 टाइप बताई है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन हमने एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसकी सिर्फ 2 ही टाइप बनाई है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक, तो जहां पर भी हरे प्लास्टिड की बात आती है, हरे लवक की बात आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और अगर हम कोशिका का चित्र देखें तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो है ये आपको हरे प्लास्ट जो दिखा रखे हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को दोबारा से देखें यहाँ पर नोट्स में से, तो ल्यूकोप्लास्ट या श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड या रंगहीन लवक इसको हम कहते हैं, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, कोई भी कलर नहीं पाया जाता, और ये स्टार्च के रूप में जो है भोजन को इकट्ठा करता है, संचित करता है। और ये इस टाइप के लवक जो है आपको कहाँ मिलेंगे, मक्के के बीज में, आलू में, मूली में जो है ल्यूकोप्लास्ट हम देख सकते हैं। और अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, या जिसको रंगीन प्लास्टिड या रंगीन लवक की हम बात करते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट कलर पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है मैंने कि यहाँ पर ये कई कलर के होते हैं, और बीज, पुष्प, फलों के रंग आदि जो है इनकी उपस्थिति के कारण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और हरे रंग के जो लवक है वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक, ये हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया था। अब देखिए कि अगर हम बात करें लवकों की, तो ये डिस्क नुमा, अंडाकार, लैंस के आकार के, सीढ़ी नुमा, सितारे नुमा, कुंडलाकार या जाल नुमा आदि कई शेप के हो सकते हैं। अब आइए हम प्लास्टिड या लवक की संरचना की बात करते हैं। और अगर हम इसका साइज देखें सबसे पहले, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है ना, उसका लगभग डबल साइज जो है प्लास्टिड का होता है। और इसमें भी क्या होता है, डबल झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लवक का चित्र मैंने आपको दिखा रखा है। यहाँ पर ये एक झिल्ली अंदर और एक बाहर आपको दिखाई दे रही है, ये डबल झिल्ली इसके अंदर है। ठीक, अब ये कहता है कि ये डबल झिल्ली के अलावा जो एक झिल्ली जो है यहाँ पर आपको अंदर भी और मिलेगी। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकाइड कहते हैं। जो अंदर वाली ये जो झिल्ली है इसको हम क्या कहते हैं, थाइलेकाइड कहते हैं। अब थाइलेकाइड में क्या होते हैं कि जैसे सिक्कों का ढेर होता है ना, इस तरह से जो है अर्थात कि जैसे एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रख देते हैं तो जिस टाइप की आकृति मिलती है, उसी रूप का जो है हमें क्या मिलता है, यहाँ पर थाइलेकाइड मिलते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पर जो ढेर है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेना कहते हैं। ठीक, और इनके बीच में, झिल्लियों के बीच में जो ये पदार्थ भरा हुआ होता है ना, इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, तो देखिए कि प्लास्टिड की संरचना मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी दोहरी झिल्ली होती है, और इन 2 झिल्लियों के अलावा जो है एक झिल्ली इसके अंदर और भी होते हैं जिसको थाइलेकाइड कहते हैं। और थाइलेकाइड के अंदर जो है क्या मिलते हैं, ग्रेना मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक जो झिल्लियों के बीच में जो द्रव भरा हुआ होता है, जो पदार्थ भरा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी होता है, इसके बिना प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि जैसे रसोई घर में खाना बनता है ना, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी क्या करते हैं, पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, रसधानियां या रिक्तिका। रसधानियां या रिक्तिका क्या होती है। रिक्तिका शब्द सुन के कई बच्चे ये सोचते होंगे कि ये कोई ऐसा अंग है जिसके अंदर कोई खाली जगह होती होगी या वैक्यूम होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कि ये वास्तव में तरल पदार्थ से भरी हुई गोल और थैलीनुमा संरचना होती है जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका में कुछ पदार्थों का क्या होता है, संग्रहण होता है।
अब देखिए कि रिक्तिका की साइज की अगर हम बात करें ना, तो आपको यहाँ पर मैंने दो चित्र दिखा रखे हैं। ये तो किसका है, पादप कोशिका का है, और ये जंतु कोशिका का है। पादप कोशिका के अंदर तो ये देखिए कि काफी बड़ी बड़ी रिक्तिका आपको यहाँ पर मिलेगी, जबकि जंतु कोशिका के अंदर इस तरह से छोटी छोटी रिक्तिकाएं जो आपको मिलेगी। ठीक। और अगर हम पादप कोशिका की दोबारा से अगर हम बात करें ना, तो कोशिका का जितना साइज होता है ना, उसका 50% से लेकर के 90% तक जो है उसमें रिक्तिका हो सकती है। ओके। तो रिक्तिका या रसधानियों में क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, और ये कोशिकाओं को जो है स्फीति यानी उसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, और कठोरता भी उसको प्रदान करती है। ठीक। अब आप ये पूछोगे सर कि इसमें कौन कौन से पदार्थ भरे हुए होते हैं। तो अगर हम इनके पदार्थ की बात करें तो पौधे के लिए जो आवश्यक पदार्थ है, जैसे अमीनो अम्ल है, शर्करा है, और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल है, और कुछ प्रोटीन भी जो है आपको यहाँ पर रसधानियों में मिलेंगे, रिक्तिकाओं में मिलेंगे। अब अगर हम पौधों के अलावा एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा वगैरह की बात करें, तो उनके जो खाद्य रसधानी होती है उसमें उनके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। और कुछ एक कोशिकीय जीवों में जो है कुछ विशेष रसधानियां होती हैं, जो उन जीवों के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में ये रसधानियां महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ठीक है। तो हम अगर एक कोशिकीय जीवों की बात करें तो अमीबा में क्या होता है, खाद्य रसधानी में अमीबा द्वारा जो उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ वो होते हैं, और कुछ एक कोशिकीय जीवों में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है और अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनको बाहर निकालने में जो है रसधानियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। अब आइए इस लेक्चर के लास्ट में कुछ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप ऐसे दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड्स। और इसके अलावा ये दो क्वेश्चन जो है ये आप पढ़ सकते हैं, इनको हमने अभी लाइसोसोम में डिस्कस कर लिया है। और एक लास्ट जो क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो कोशिका की अंतर्द्रव्य जालिका यानी ईआर तथा केंद्रीय झिल्ली के ऊपर राइजोसोम नाम का अंगक पाया जाता है। यही राइजोसोम या प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए राइजोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी हम कहते हैं।